आई होप सब अच्छे हो गए। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और उसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड पढ़ चुके थे, जिसमें हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था, कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर था और क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका यूज। उसका यूज कहने का मतलब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, यानी वर्ड प्रॉब्लम को ढेर सारा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और कैसे बनता है सब कुछ आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते थे, एक वर्ड प्रॉब्लम को ले ही लेते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम को हम यहाँ देते हैं और उसको फिर हम बनाते हैं। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, फिर हम जैसे अगला क्वेश्चन देंगे उसको आप पहले से खुद से बना करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम बना करके उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए इसी के साथ अगर हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपके पास पहला क्वेश्चन कुछ ये है। अब सबसे पहले बच्चों वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप है क्या, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि रीड क्वेश्चन, रीड और अंडरस्टैंड, सिर्फ रीड नहीं, क्वेश्चन को रीड करके समझना है ट्वाइस, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। तो आप इस 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहला प्रोसीजर क्या हो गया, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिए। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर है, लास्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन को आपको सपोज करना है, क्योंकि वही आपका आंसर फाइंड आउट करता है। आंसर हमको वही निकालना था। लास्ट लाइन हमारा क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि जो लास्ट लाइन है इसी को हमको सपोज करना है। जो पूछा जा रहा है हम लोग उसी को सपोज करेंगे ना, उसी को लेट करके मानेंगे ना। तो लास्ट लाइन को क्या करेंगे, सपोज करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़िए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ने के बाद स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दीजिए एक्सप्रेशन में, स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दीजिए एक्सप्रेशन में। बस इसको कन्वर्ट करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। बस यही आपका ये है, फिर मिलन है, ये है इसमें प्रोसीजर। फर्स्ट क्वेश्चन को कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ लेना एकदम अच्छे से, समझ लेना, पढ़ को एकदम समझ लेना। क्वेश्चन को जितना बार पढ़िए उतना ही आपको सॉल्यूशन जल्दी समझ में आएगा, जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन बोल के गए हैं कि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, आप ट्राई कीजिए उसको फाइंड आउट करने का। इसीलिए क्वेश्चन को आप जितना टाइम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इसी में आपका आंसर है, आप इसमें फाइंड आउट कीजिए। तो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, लास्ट लाइन को फिर सपोज करना है, जो कि आपको पूछा जा रहा है, जो भी आस्क किया जा रहा है उसको आपको क्या करना है, सपोज किया जाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट है उसको क्या कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। बस यही आपका मेन काम है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट है उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको क्या कर लेना, आपको सॉल्व कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, आपको सॉल्व करना। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसको इरेज कर लेते थोड़ा सा। चलिए क्या है, ट्रेन टेबल। सबसे पहले फाइंड द स्पीड, हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम क्या सपोर्ट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम लोग यही सपोज करते हैं कि उसका जो स्पीड है वो हमारा क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको डिस्टेंस टेबल करना होता है 360 किलोमीटर। कितना का डिस्टेंस टेबल करना है, 360 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस उसके पास कितना है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो बताइए बच्चों, आपके पास स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको टाइम कितना चाहिए, उसको जो टाइम चाहिए यूजुअल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 बाई x आवर हो गया। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था, ये उसको नॉर्मली था कि कोई भी ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर लग रहा है, 360 किलोमीटर, टाइम कितना हो जाएगा, डिवाइड डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, नहीं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डी अपॉन एस इक्वल टू 360 अपॉन एक्स बाई आवर। अब क्वेश्चन क्या आया कि एक यूनिफॉर्म स्पीड चला। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब समझिए बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब ये हर समय x किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, यानी कि इसका स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा। फिजिक्स में आपको क्लास 9 में पढ़ना है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब ये है कि इसका स्पीड ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, हर समय इसका स्पीड क्या है, सेम है। हर समय इसका स्पीड क्या है, सेम है। तो हमारे पास टाइम हो गया। उसके बाद क्या, इफ द स्पीड ऑफ द हैड बीन इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अच्छा, अब इसका अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो चलिए अब कंडीशन यहाँ से अप्लाई होना चालू हो गया, कंडीशन अप्लाई होना चालू हो गया। नाउ अब स्पीड कितना है, x + 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा,
इफ द स्पीड हैड बीन इंक्रीज 5 किलोमीटर पर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अच्छा, इसको 1 घंटा कम लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस उसको इतना ही रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला, जैसे डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, जितना उसको जाना था उतना जाएगा, सिर्फ स्पीड बढ़ा 360 किलोमीटर। तो इसके हिसाब से अब टाइम कितना हो जाएगा ये, तो इसके हिसाब से टाइम हो जाएगा 360 x/5 आवर। बस यही आपको समझना है। अब इसके बाद इसको आपको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, जो कि थर्ड स्टेप था हमारा थर्ड स्टेप था ना, कि जो भी स्टेटमेंट है उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। अब एक्सप्रेशन देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये के लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर, डिस्टेंस 60 किलोमीटर था, तो टाइम 360/x हो गया। अब उसका स्पीड बढ़ गया 5 किलोमीटर, तो स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। डिस्टेंस तो कभी भी बढ़ेगा घटेगा नहीं, जैसे यहाँ से हमको कहीं भी जाना है तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा ना, स्पीड ही और टाइम आगे पीछे हो रहा है ना, तो डिस्टेंस इतना ही रहा, तो इसमें अब टाइम इतना लग गया। तब क्या बोल रहा है एकदम ध्यान से, अगर उसका स्पीड बढ़ता है तो इट वुड स्पीड हैड बीन इंक्रीज देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो ये 1 घंटा कम ले रहा है। यानी कि अगर इसका स्पीड बढ़ गया तो इसका टाइम तो कम होगा। जाहिर सी बात है, अगर हमको यहाँ से पटना जाना है या फिर कहीं भी जाना हो, तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम तो कम ही लगेगा। जाहिर सी बात है कि टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या होते हैं, जनरली रेसिप्रोकल होते हैं, कब, जब डिस्टेंस फिक्स्ड हो। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें जो टाइम लग रहा है, इसमें जो टाइम लग रहा है, उसमें 1 घंटे का अंतर है। अब ज्यादा टाइम कौन है, कम टाइम कौन है, कि दोनों में से घटाएंगे तब ना हमारे पास 1 आवर आएगा। हमको इतना पता है कि इन दोनों के टाइम को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आवर आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये पता है कि इन दोनों के टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आवर आएगा। अब कौन ज्यादा है कौन कम है, किसमें समय ज्यादा लग रहा था, जाहिर सी बात है समय किसमें ज्यादा लगेगा बच्चों, जिसमें स्पीड कम है। स्पीड कम है तभी ना उसमें टाइम ज्यादा होगा। इसमें स्पीड ज्यादा है, इसमें स्पीड ज्यादा तो टाइम क्या हो गया, इसमें लेस हो रहा, कम लग रहा होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गया तो कम समय में पहुंच जाएंगे। इसमें स्पीड कम है तो टाइम क्या हो जा रहा, ज्यादा लग रहा होगा। अब हमारा सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, मोर माइनस लेस या लेस माइनस मोर। मोर माइनस है, ज्यादा से कम को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मोर हमारे पास कितना है, 360 डिवाइड बाई x, सब्ट्रैक्ट कितना होगा 360 x प्लस 5। बस यही आपको समझना है बच्चों, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फिनोमेना यहीं पे है। इसको लिखना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, क्वेश्चन को एक्सप्रेशन बनाना, इक्वेशन बनाना ही है, क्योंकि इसके बाद फिर से आपको सिर्फ सॉल्व करना है। इसके बाद अभी कुछ बचा नहीं, इसके बाद आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ सकता है। तो फिर हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट यही बोला कि अगर इसका स्पीड बढ़ जाता है तो 1 घंटा ये पहले पहुंच जाता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, अगर कोई बच्चा कहेगा सर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अभी जाने में इसको कितना समय लग रहा है, 360 इतना समय लग रहा है, और जब स्पीड बढ़ जाता है तो 1 घंटा कम लग रहा है। यानी कि जब स्पीड बढ़ जाता है तो 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कि जब स्पीड बढ़ जाता है तो इतना घंटा प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले अगर 5 घंटा में जा रहा था तो 4 घंटा प्लस 1, 5 घंटा में जा रहा है 4 घंटा में जा रहा है, तो इसमें हम प्लस 1 भी कर सकते हैं। तो आपका वही वाला मेथड बहुत अच्छा है कि सर 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है 1 घंटा कम हो रहा है, तो हम लोग सब ट्रैक कर देंगे, तो आपके पास हो गया 360। अच्छा, अब एक बार बताओ, इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद से, तो क्या फिर हमें को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए ना। चलिए आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। कितना लगेगा, 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इंटू एक्स प्लस 5। और देखो इसको हम जनरली सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये उधर चला गया। ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, इससे फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। 45x माइनस 40x, ये फैक्टराइजेशन हो गया, माइनस 1800 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से कॉमन निकलेगा x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 45 इक्वल टू 0। अच्छा, एक लाइन और लिख देते हैं इसमें, या फिर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर आया x इक्वल टू माइनस 45 और यहाँ से आया x इक्वल टू 40। जाहिर सी बात है स्पीड हमारा माइनस में होगा नहीं, तो जब स्पीड माइनस में होगा नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या, हेंस। ऐसे करके जरूर लिखने बच्चों, जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप x माने थे, ये x आप माने, आप x का आंसर निकालें, क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर नहीं निकालें। क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज
40 किलोमीटर पर आवर। हेंस करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो एकदम ध्यान रखिएगा, हेंस करके लिखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें कभी कभी हाफ मार्क्स आपका कट सकता है। एक्स आपका माना हुआ क्वांटिटी है, क्वेश्चन का माना हुआ क्वांटिटी नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछ रहा था, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन ये फाइंड आउट हो गया। तो आई होप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हम बताएं इसका आपको समझने में थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद जो लास्ट चीज बोला गया है उसको सपोज कर लेना है जो लास्ट लाइन में है, और उसके बाद जो वर्ड है उसको एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर देना है, जो भी स्टेटमेंट है उसको क्या कर देना है, एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना, जैसे हम यहाँ पे किए हैं। इसके बाद हमारा इजी, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप उस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके 4 मिनट या 5 मिनट का समय लेकर के बनाइए, फिर बनाने के बाद जब आप बना लें उसके बाद वीडियो को प्ले करके फिर आंसर हमसे मैच कीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, आपका क्वेश्चन ये रहा, अब इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा बच्चों आपसे, सिर्फ मन में विश्वास रखिए, आपसे जरूर बनेगा। चलिए बच्चों, तो अब हम बताते हैं इसको, है ना, आप लोग टाइम लेकर के बना लिए हैं। चलिए ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है बच्चों। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। यानी आपको क्या निकालना, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है कि 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है। सबसे पहले हमें क्या करते हैं ना, इसमें एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल का। चलिए एक रेक्टेंगल का हम फिगर ड्रॉ कर लिए। फाइंड क्या करना है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड पता करना है, यानी कि लेंथ भी पता करना है, ब्रेथ भी पता करना है। तो एक काम करते हैं ना, हम एक शॉर्टर साइड को इसमें एक्स मान लेते हैं, क्योंकि शॉर्टर साइड हमारा क्या है, लॉन्गर साइड क्या है, शॉर्टर साइड से इतना ज्यादा है। तो शॉर्टर साइड की बात करें तो लेट द, आप शॉर्टर साइड भी लिख सकते हैं या फिर ब्रेथ भी लिख सकते हैं। चलिए हम शॉर्टर साइड ही लिखते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिखते हैं। तो शॉर्टर साइड इज एक्स मीटर हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। तो अब क्या है, शॉर्टर साइड एक्स मीटर है, तो पहला लाइन फिर से पढ़े बच्चों, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी जो इसका डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है बच्चों, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स को मैच करे, डायगोनल किसे कहते हैं बच्चों, जो अपोजिट वर्टेक्स को मैच करे। तो डायगोनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हैं। तो शॉर्टर साइड आपका x और डायगोनल क्या, डायगोनल 60 मीटर मोर, 60 मीटर मोर कहने का मतलब क्या, 60 मीटर ज्यादा, 60 मीटर मोर कहने का मतलब क्या, 60 मीटर ज्यादा शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड, अब जो लंबा वाला साइड है, जो लॉन्गर साइड है, लेंथ का हम बात कर रहे हैं, तो लॉन्गर साइड कितना है आपको बच्चों, 30 मीटर मोर देन द साइड, 30 मीटर ज्यादा, यानी 30 मीटर ज्यादा, यानी कि शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा, ये हो गया आपका लॉन्गर साइड। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये आपको फिनोमेना दिया हुआ, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, यानी कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड निकालना है। तो अब यहाँ से हम साइड कैसे निकालेंगे बच्चों, तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि रेक्टेंगल का चारों एंगल, यानी ऑल 4 एंगल आर इक्वल टू द 90 डिग्री। रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने डिग्री का एंगल बनता है, रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री होता है, तो ट्रायंगल अगर बीसीडी की तरफ ध्यान दे, तो ट्रायंगल बीसीडी आपका क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। तो शॉर्टर साइड इसका करते हैं, इसका हम वैल्यू लिख देते हैं। तो शॉर्टर साइड हमारे पास क्या है, x, लॉन्गर साइड क्या है, x प्लस 30, और डायगोनल क्या है, x प्लस 60। तो ये हमारे पास सारे साइड का वैल्यू आ गया। अब सारे साइड का वैल्यू आ गया, तो ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में यहाँ पे क्या हमारा एंगल सी का 90 डिग्री, तो एंगल सी का 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। हम क्या लिखेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस अगर ले लेते हैं हम क्या, CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो CD आपके पास क्या है बच्चों, CD है x, और BC आपका क्या है, x प्लस 30, और BD क्या आपके पास, x प्लस 60। बस यही कॉन्सेप्ट को लगाना था आपको।
क्या इसके बाद आप सॉल्व करके इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते वैल्यू, या फिर हमें करना पड़ेगा? चलिए करते हैं। आप तो वैल्यू से पहले से पता कर लिया ना, आप तो सिर्फ मैच कर रहे हैं। चलिए मैच करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 60x प्लस 900 और एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। तो एक्स स्क्वायर हमारा एक कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा और सबको हम क्या लाएंगे, इधर ले आते हैं। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस आपका हो जाएगा 27x स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 90 और 30 में ब्रेक डाउन हमारा हो रहा है। कुछ चीज़ तो हमें आपको हमें ऐसे ही याद रहता होगा कि 60 में ब्रेक डाउन कीजिए तो 2700 में है, तो 90 और 30 में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं x माइनस 90 और प्लस 30 x माइनस 90 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 90 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों x माइनस 90 से हमारा आएगा वैल्यू, यानी x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि हमारा कभी भी साइड निगेटिव में नहीं होता है। तो माइनस 30 आ गया तो कैंसिल आउट हो गया, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 90 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 90 आ गया। तो पूछा क्या है, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो हम क्या निकालेंगे, हेंस ब्रेथ हमारे पास क्या हो गया, ब्रेथ कितना, यानी शॉर्टर साइड कितना, ब्रेथ ही लिख लो, शॉर्टर साइड लिख लो x मीटर। तो x का वैल्यू कितना है, 90, यानी कि 90 मीटर हो गई। और लेंथ यानी कि लॉन्गर साइड कितना है, x प्लस 30 आपके पास कितना आ जाएगा, 30 प्लस 30 60, यानी कि आपके पास कितना आ जाना चाहिए, सॉरी 90 प्लस 30 ना, 90 प्लस 30 120। आपके पास लेंथ कितना आना चाहिए, 120। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। अब कोई कहे बच्चों सर हमको बिलीव नहीं हो रहा कि हमारा आंसर सही है, क्या हम यहीं पे चेक कर सकते हैं? एकदम चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारा सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास ब्रेथ कितना 90, लेंथ कितना 120, इन दोनों से हम डायगोनल निकाल के चेक करते हैं। डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल का कितना 120 का स्क्वायर कितना होगा 1440 प्लस 8100। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 2250 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2500 250। अब 250 को चेक करना है कि क्या ये शॉर्टर साइड से 250 सही कर रहे हैं ना। एक मिनट देख लेते हैं, 150 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, 150 यानी 150। अब हमको क्या चेक करना है, क्या 150 90 से 60 ज़्यादा है, क्योंकि यही ना स्टेटमेंट बोला था कि जो शॉर्टर साइड है उसे 60 ज़्यादा है डायगोनल। तो शॉर्टर साइड 90 आ रहा है और डायगोनल आ रहा है हमारा 150, यानी कि 90 से 60 ज़्यादा है 150, यानी कि हमारा आंसर एकदम 110% सही है। हमको कहीं भी देखने का, कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम अपना आंसर को मैच कर लिए। तो बच्चों आप लोग भी अपना आंसर खुद से मैच कर सकते हैं। आपको आंसर के लिए बुक को, आपको अपने सॉल्यूशन के लिए बुक का आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से अपने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हाँ आपका आंसर सही है। और एक बार जब आपका एक बार आंसर मिल जाएगा ना, इस तरह से मैच हो जाएगा आपका, जब सॉल्यूशन आपका मैच हो जाएगा इक्वेशन से, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, इसके कारण आप अगला क्वेश्चन को भी काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके कारण जो आपके पास पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा, उसके कारण आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। वीडियो पॉज करके 4 मिनट लेकर के आप बनाइए, उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश in 30 had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks had would been 210. Find her 2 marks in the 2 subject. तो आपके पास एक क्वेश्चन क्लियर है। तो आपको प्रोसीजर क्या बताएं बच्चों? प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले आपको पूरी तरह से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया है ना, उसके बाद जो लास्ट चीज है उसको सपोज करना है। सपोज करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मैथ और इंग्लिश में मिलाकर के उसको टोटल 30 मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं, और मैथ और इंग्लिश का ही उसको मार्क्स पता करना है। तो हम मान लेते हैं लेट सी गॉट x मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसको x मार्क्स आता है, तो फिर मैथ में कितना आएगा? मैथ में 30 माइनस x मार्क्स आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को सम करके 30 आना चाहिए ना।
दोनों का सम करके कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि मैथ और इंग्लिश मिलाकर के दोनों का मार्क्स क्या है, 30 है। यानी जब भी कोई भी दो भी नंबर का सम आपको दिया हुआ है तो पहला नंबर x और दूसरा नंबर -x। कभी भी हम आपके और एक बार और बताएं कि मान लिया जाए बोलेगा कि दो नंबर का सम 15 है, दो नंबर का सम कितना 15 है, तो पहला नंबर आप क्या मानिएगा x और दूसरा नंबर 15 -x, क्योंकि आप जब इन दोनों को सम कीजिएगा तो x कैंसिल, नंबर आपका क्या आ गया 15 आ गया। तो इस तरह से दो नंबर का सम यहाँ पे क्या है 30, दो नंबर का सम यहाँ पे आपका क्या है 30। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x कट गया तो 30 आपका आंसर आ गया। यानी कि आपके पास एक इंग्लिश में x मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, मैथ में कितना ऑब्टेन हुआ है 30 - x। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, अगर 2 मार्क्स उसको मैथ में और मिलता नाउ, अब मैथ का मार्क्स उसके पास कितना है, मैथ में 2 नंबर उसको और मिलता, तो ये हो गया। मैथ में पहले मिला था 30 - x, अब 2 नंबर और मिला था क्या होगा 30 - x + 2, तो आपके पास क्या हो गया 32 - x, है ना। और उसके बाद क्या बोला गया, इंग्लिश में कितना नंबर कम मिल रहा है, सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में कितना हो गया, इंग्लिश में मार्क्स उसका हो गया x - 3, इंग्लिश का मार्क्स कितना हो गया उसके पास x - 3, यानी कि अब उसके पास पहले उसके पास इंग्लिश में मार्क्स x था और मैथ में मार्क्स था 30 - x, लेकिन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ कि 2 नंबर अगर और मैथ में ज्यादा मिले तो 2 नंबर उसको ज्यादा मिल गया मैथ में, तो 30 - x हो गया, और 3 नंबर इंग्लिश में कम मिले तो x - 3 नंबर इंग्लिश में कम मिल गया। तब प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स है 210, यही आपका एक्सप्रेशन बना, यही आपका क्या बना एक्सप्रेशन बना कि इतना होने के बाद जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट है वो कितना है 210 है। इसको हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32 - x मल्टीप्लाई बाई x - 3 = 210, यानी कि कंडीशन अप्लाई होने के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट, कंडीशन अप्लाई होने के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट कितना 210। अब बचा बच्चों इसके बाद सॉल्व करना, तो इसके बाद आप लोग प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मेन काम आपका यही है, मेन काम आपका क्या यही है, ये आपको लिख सकते हैं, ये भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करते हैं, चलिए 32x - 32 × 3 तो 90 हो गया, ये 6 हो गया, -x² हो गया प्लस 3x हो गया, इसका 210। सब सारे क्वांटिटी को उधर हम लेके जाते हैं, तो 0 = x², 32 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस होकर के आपका क्या हो गया 306 हो गया ये। अब आपको इसको ब्रेक डाउन करना है। अब ब्रेक डाउन इस तरह से करना है कि आप मल्टीप्लाई करने पे 306 है और फैक्टर करने पे क्या आ जाए इसका 35 आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है इसमें 306, तो 306 को ऐसा कीजिए, इसको ये कीजिए फैक्टराइज कीजिए, जल्दी से हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं 306 को 2 और 3 हाँ, तो 3 3 6 9 9 2 18 और 17, हाँ तो हो तो गया ना 18 और 17, है ना। ये तो अब बहुत इजीली बन गया आपके पास ही, x² + 18x + 17x + 306। तब जो ये आपका अगर कॉमन निकालते हैं तो x + 18 और प्लस 17 कॉमन निकालते हैं तो x + 18, एक चीज मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जब ये 32x + 3x 35x है, इस तरह अगर हमारा क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, ये ध्यान रखना क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा ना, हम लोग इसको छोड़ दिए थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो गया और ये भी आपका क्या हो गया माइनस में हो गया, यहाँ पे भी आपका माइनस हो गया और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया माइनस हो गया, सब इसमें माइनस में आ गया। चलो ठीक है, यानी कि देखो बच्चे अब हमको कैसे पता चला, हम बिना आंसर पता किए हमको कैसे पता चल गया कि हम लोग गलती कर रहे हैं। गलती इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर हमारे पास प्लस आ जाता तो x का वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाता, और कभी भी कोई भी मार्क्स माइनस में आता नहीं है। तो ये हमको पहले से पता चल गया, यानी कि यहाँ पे जो भी फैक्टराइज फॉर्म होगा वो हमेशा निगेटिव में होगा, हमेशा क्या होगा निगेटिव में कटेगा। तो अब यहाँ से जो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 18 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 17 आएगा। तो अगर हम इससे x का वैल्यू 18 लेते हैं तो अगर इंग्लिश में 18 तो फिर मैथ में कितना हो जाएगा 17, या फिर अगर इंग्लिश में 17 तो मैथ में क्या हो जाएगा 18। यानी कि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो या तो एक में 17 आ रहा है, एक में 18 आ रहा है, लेकिन किस में 17 आ रहा है किस में 18 आ रहा है वी कांट डिटरमाइन।
इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिर्फ हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग इंग्लिश में अगर 17 आ रहा है, इंग्लिश में अगर 18 हम ले रहे हैं तो मैथ में 17, या फिर अगर हम इंग्लिश में 17 ले रहे हैं तो फिर मैथ में हमारा क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे हम लोग हेंस करके जरूर मेंशन कर देंगे, हेंस सी मार्क्स गोट इन इंग्लिश 17 मार्क्स एंड इन मैथमेटिक्स 18 मार्क्स। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एक बात और बच्चों, हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, जो कि हम आपको कल टेस्ट लेंगे। कल आप तैयार रहिएगा पूरे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को बना करके सॉल्व कर करके, और जो भी अगर पहले डाउट होगा उसको आप पहले ही हमसे व्हाट्सएप वगैरह पे आज ही आप पूछ सकते हैं, आज पूछ लीजिए। कल आपको 1 घंटे का टेस्ट होगा, 1 घंटे में आपको हम टाइम देंगे बनाने के लिए, उसको आप बनाइएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। हालांकि अभी जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो लगभग आपका एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन आपका आरडी शर्मा आर एस अग्रवाल में मिक्स किया हुआ है, मैच किया हुआ है। तो आपके पास फिर से इसको बनाने का हम ज्यादा 3 मिनट का समय देते हैं। आप 3 मिनट का टाइम लीजिए और इसको बनाइए, 3 मिनट का टाइम लीजिए, इसको बनाइए। तब तक हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, पाउच। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। तो क्वेश्चन क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, अच्छा इट इज पॉसिबल डिजाइन, हम ही लोग से क्वेश्चन आस्क कर रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग भी बनाते हैं। इट इज पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। मैंगो है जी, किसको किसको आम पसंद है? हमको तो बहुत पसंद है, तुम लोगों को भी पसंद होगा नहीं? चलिए तो मैंगो ग्रुप वाला बनाते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, यही क्वेश्चन अभी तक हम लोग को रियल लग रहा है नहीं, क्योंकि आम आ गया इसमें। मैंगो ग्रुप whose length is twice as its breadth, अच्छा लेंथ है इसके जो ब्रेथ की ट्वाइस है, जितना ब्रेथ है उसका ट्वाइस इसका क्या है, लेंथ है। जितना ब्रेथ है उसका ट्वाइस उसका कितना है, लेंथ है। एंड द एरिया ऑफ द 80 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, 80 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा क्वेश्चन ये है आपके पास कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप यानी रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से क्या हो, दुगना हो, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा है तो फाइंड आउट करना है कि उसका एरिया लेंथ एंड ब्रेथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल सपोज कर लेते, जो हमारा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, ब्रेथ को क्या मान लिए, लेट द ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ हमारा क्या हो गया, 2x मीटर, है ना। समझ, लेंथ इज ट्वाइस एज ब्रेथ, तो लेंथ हमारा क्या हो गया, ट्वाइस हो गया इसके पास। अब ट्वाइस हो गया, अब हमारे पास क्या कर रहा है, इसका एरिया, इसका एरिया क्या दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा इसका, L इंटू बी, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपके पास क्या हो गया, x इंटू 2x, x इंटू 2x। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 800 इंटू 2x स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 400 x स्क्वायर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों। x का वैल्यू 20, हालांकि यहाँ पे होगा प्लस माइनस 20 दोनों, प्लस माइनस 20 दोनों होगा, लेकिन हम लोग माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। तो साइड निगेटिव नहीं होता तो x का वैल्यू क्या लेंगे, 20। तो हेंस x का वैल्यू आ गया 20 और 2x का वैल्यू आ गया क्या, 20 इंटू 2 40 आ गया। तो हम हेंस करके लिख देंगे क्या, हेंस ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40 मीटर। अब क्या मैच करके देख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 800 आ रहा है, एकदम आ रहा है। यानी कि बहुत क्वेश्चन इजी था, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन था। और क्या आपको कितना 2 से 3 मिनट में बन गया होगा आपसे, है ना, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं। चलो ये क्वेश्चन को बनाते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को आप टाइम लेकर के थोड़ा सा इसको बनाइए, है ना, 2-3 मिनट का टाइम है, इसको आप सॉल्व कीजिए, देखते किससे किससे सॉल्व होता है। और इसको हम भी सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए तो सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे, हम लोग मैच करते हैं, है ना। तो मैच कर रहे तो क्या है, आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्वान 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक, the 2 remaining ones are playing in the water, what is the total number of swans। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी कुछ क्वेश्चन किए होंगे, क्लास 8 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आप किए हैं कुछ अगर इसको याद आ रहा होगा वो। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स, कितना टोटल स्वॉन्स है। तो हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले लेट द टोटल स्वॉन्स
एक्स टोटल स्वान है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 7/2 टाइम्स, क्या लिखा हुआ है 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अच्छा, स्क्वायर रूट किसके टाइम्स है, 7/2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट किसका, नंबर ऑफ स्वान, स्क्वायर रूट नंबर ऑफ स्वान। ये हो गया। आर सोर इन द टैंक, यानी कि टैंक के पास ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी है, यानी कि इतना जो स्वान है इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह से लिख दें, यानी कि टैंक के पास कितना है, टैंक के पास है 7/2 रूट अंडर एक्स, यही चीज लिखा हुआ ना। देखो तुम ध्यान से कैसे हम एक्सप्रेशन इसको कन्वर्ट किए, 7/2 तो 7/2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ द स्वान, तो स्क्वायर रूट ऑफ द स्वान टैंक के पास है। और बाटर के पास कितना है, बाटर के पास 2, बाटर के पास डायरेक्टली कितना लिख दिया है 2 आर रिमेनिंग, तो बाटर के पास 2 यानी कि टोटल इसके बराबर होगा। अब इसी को समझिए फिर से, आपके पास पूछा गया टोटल नंबर ऑफ द स्वान, हम लोग सपोज कर ले टोटल नंबर ऑफ स्वान इक्वल टू एक्स। पहला लाइन में बोला कि आपके पास टैंक के पास जो स्वान है उसके संख्या कितना है, तो उसका संख्या है 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वान, और जो बाकी बच गया वो 2 है आपका वाटर के पास, 2 कितना है वाटर के पास। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल स्वान आ जाएगा, टैंक के पास जितना और वाटर के पास जितना, दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा ना स्वान। यही तो आपका क्वेश्चन, यही आपको यहाँ पे समझना है कि सर अगर हम टैंक के पास वाला को स्वान को ऐड करें और वाटर के पास वाला को स्वान को ऐड करें तो हमारे पास टोटल स्वान आ जाएगा ना। बस टोटल स्वान कहाँ है, या तो वो टैंक के पास होगा या तो वो वाटर के पास होगा। तो टैंक के पास कितना है 7/2 रूट अंडर एक्स, वाटर के पास कितना है 2, तो टोटल स्वान कितना हो गया एक्स। ये आपका बन गया इक्वेशन। समझ में आया या नहीं आया, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्वान पूछा था एक्स, ये आपका पहला लाइन से हम निकाले, इसी को तो समझना है मेन। ये हम हो गया क्या, फर्स्ट लाइन से और निकालें इसको 7/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, और जो बाकी बच गया 2, यानी ये दोनों मिलाकर के आपके पास टोटल स्वान आ रहा था कि वो टैंक के पास है और वाटर के पास है, और ऐड करके हमारे पास क्या है टोटल स्वान। तो टैंक के पास इतना था, वाटर के पास इतना था, ये ऐड करके ले आए। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग अंडर रूट एक्स वाला ज्यादा नहीं बनाते हैं। अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अंडर रूट एक्स को कन्वर्ट करेंगे हम। जैसे इसमें हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, यही है ना क्वेश्चन, इसको हम उधर भेज देते हैं x-2, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो अंडर रूट एक्स का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपके पास कितना आ जाएगा 49/4x और x² प्लस 4 माइनस 4x, सही ना, x² प्लस 4 माइनस 4x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 सब में मल्टीप्लाई होगा, सब में जाकर के 4x² प्लस 16 माइनस 16x, इसको हम इधर लेके जाएंगे 4x² प्लस नहीं, हाँ यहाँ पे अगर दोनों को माइनस होगा तो 49 और 16 कितना हो जाएगा 65 ना, हाँ, तो ये 65x और ये आपके पास क्या रहेगा 16 का 16 रह जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो 64 इंटू ये 16 इंटू 4 तो 64 हो गया, तो काफी इजी हो गया ना। इसको तो आप इस तरह से कर सकते हैं 4x² माइनस 64x माइनस x प्लस 16 और 0 इक्वल टू 4x कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहेगा 4x माइनस 16 और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1x माइनस 16, तो आगे यहाँ से 4x माइनस 1 और x माइनस 16, जाहिर सी बात है बच्चों इसका तो आंसर नहीं आने वाला होगा क्योंकि 4x माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। यहाँ से उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस 1 आपका 0, तो x का वैल्यू 1/4, तो कोई भी आपका संख्या 1/4 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ स्वान पूछा, नंबर ऑफ स्वान हमेशा नेचुरल नंबर में होगा, या तो 1 या तो 2 या 3 या तो 4 या तो 10 20 20 50 कुछ भी होगा, लेकिन नेचुरल नंबर में होगा, कभी भी कभी इसमें 1/4 नोट नहीं ना, कभी ये नहीं हो सकता। तो ये कैंसिल बचा क्या x इक्वल टू 60, तो यहाँ पे हेंस करके लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ स्वान इक्वल टू 60, बस है ना। अब इसी तरह आप लोग की तरह कहेंगे बच्चों, कोई कहेगा बच्चों सर हमको बिलीव नहीं है, क्या करेंगे चेक करके देख लेंगे, है ना। टोटल स्वान 16 है ना, इसका 7/2 इंटू रूट अंदर 16, तो क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 4
14 यहाँ से आ गया है ना, +2 ऐड कर दे, 16 आ गया कि नहीं आ गया, खुद से चेक कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन काफी इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सब आपका इजी है, आप इसको आराम से चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको इस तरह से बना लीजिए क्वेश्चन, आपका बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और करें, है ना, मजा आ रहा है सबको? जिससे बन रहा होगा उसको मजा आ रहा होगा, जिससे नहीं बन रहा होगा वो तो बैठा हुआ होगा। और तो और जो लोग सिर्फ सोच रहा होगा कि सर हम वीडियो देख के समझ लेंगे, तो सबसे ज्यादा तेज है, तो सिर्फ वीडियो देखने दो, है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है एक हमारे पास, ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसके लिए हमको इधर इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, इरेज करते हैं। ये तो क्लियर ही होगा ना बच्चों, जिसको नहीं समझ में आया फिर से थोड़ा सा पॉज करके आप रिप्ले करके देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखिए क्लियर है। ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आपका किसका क्वेश्चन है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 वाटर टैप का टुगेदर कैन फिल टैंक इन 938, नहीं 938 नहीं होगा, ये होगा 9 × 3/8 होगा, इस तरह से होगा, शायद इसमें लिखाया नहीं होगा अच्छा से, 9 × 3/8 है। हाँ, तो 2 वाटर टैप आर कैन फिल इन टैंक इन 9 × 3/8 आवर, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम। अच्छा ठीक है, बनाओ आप लोग, आपको टाइम हम देते हैं 3 से 4 मिनट का, पॉज करके इसको बनाइए, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम अप देखते हैं, अब आप लोग बना लिए, अब आपको आंसर मैच करना है, अब आपका सही है या गलत देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए, 2 वाटर टैप इसको काम कर रहा है। अच्छा, ये आपका आ गया बच्चों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, ये किसका क्वेश्चन है? टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग को आता ही है, क्लास 8 में बनाए हैं, और क्लास 10 में भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इक्वेशन क्वेश्चन इसका दिया है। क्या करना है बच्चों, पहला स्टेप तो क्वेश्चन को पढ़ लेना, दूसरा स्टेप फाइंड आउट क्या करना है, दोनों टाइप का टाइम पता करना है। दोनों टाइप का क्या पता करना है? टाइम। तो यानी कि अगर फर्स्ट टाइप का क्या होगा, नेट टाइम टेकन बाई फर्स्ट टाइप, x मिनट, टाइम टेकन बाई फर्स्ट टाइप क्या है? x मिनट है, यानी x मिनट या फिर लार्जर टाइप लिख लो। अच्छा, फर्स्ट टाइप रहने दो ना, x मिनट है। उसके बाद क्या है, द टाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। अब जो लार्जर डायमीटर है, जो सेकेंड है, उसको 10 घंटा कम लगता है, जिसको सेकेंड है उसको कितना घंटा कम लगता है? सेकेंड को लगता है, सेकेंड टाइप को 10 घंटा कम, यानी इसको आवर में ही मानते हैं, x भी x आवर, अब ये x - 10 आवर, इतना। फर्स्ट टैप x आवर में टैप को पूरी तरह से फिल कर देता है, टैंक को, जो भी वाटर टैंक है हमारा। दूसरा टैप, दूसरा जो नल है वो x - 10 आवर में टैंक को पूरी तरह से फिल कर देता है। इसका मतलब ये क्लियरली है, इसका टैप, इसका जो डायमीटर होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा डायमीटर है इसलिए बहुत जल्दी समय में भर देता है। इसका जो डायमीटर है वो पतला होगा, छोटा होगा, जो कि कम ज्यादा समय लग रहा है। तो चलिए हम लोग उस पर फोकस नहीं करना है, बड़ा डायमीटर छोटा डायमीटर। फर्स्ट टैंक हमारा लग रहा है 1 घंटा, 1 घंटा में पूरा टैंक को भर देता है। दूसरा टाइप आपका ले रहा है x - 10 घंटा, x - 10 आवर, उतने देर वो भर देता है। अब क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हम लोग 1 घंटा में कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो 1 घंटा में कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर देखा जाए टाइप 1 का बात करें, टाइप जो हमारा पहला था वो कितने देर में भर देता? x आवर में फुल भर देता, फुल टैंक भर देता, यानी कि एक टैंक फिल कर दिया, x आवर में एक टैंक फिल कर दिया। तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा बच्चों? इतना टैंक फिल कर देगा। टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन हम लोग 1 घंटे पे ही निकालते हैं, या तो 1 आवर पे, या 1 डे पे, या 1 मिनट पे, जो भी करना होता है हम लोग 1 करके ही निकालते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। टाइम एंड वर्क में यूनिटरी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टाइप 1 को x आवर में पूरा एक टैंक भर देता है, तो 1 घंटे में 1/x टैंक भरेगा। टाइप 2, टाइप 2 कितना ले रहा है? x - 10 आवर ले रहा है। कितना आवर ले रहा है? x - 10 आवर ले रहा है एक टैंक को पूरा भरने में। पूरा को हम लोग बोलते हैं 1, पूरा को क्या बोलते हैं? 1 होल टैंक, यानी कि 1 टैंक। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? इतना वो फिल कर देगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को देखेंगे कि दोनों मिल करके इतने देर में भर देता, वो दोनों मिल करके इतने देर में क्या कर देता? भर देता, यानी कि ये कितना हो जाएगा? बोथ टैंक, बोथ टैप, अभी क्या लिखेंगे? बोथ टैप। बोथ टैप कितना समय ले रहा है यहाँ से? 972 72 + 3 75,
यानी 75/8 आवर में पूरा वो एक टैंक भरता है। 75/8 आवर में एक टैंक पूरा भरता है, तो एक आवर में कितना भरेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इतना भरेगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों। टैंक 1 का 1 घंटा में एक टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे में उसका काम निकालनी है, 1 घंटे का उसका वर्क निकालनी है। टैप 2 x माइनस 10 आवर में एक टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे का उसका वर्क निकालनी है। अब दोनों का एक साथ अगर हम निकालते हैं तो बोथ टैप हमारे पास क्या है, बोथ टैप 75/8 आवर में एक टैंक को पूरा भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि अगर ये 1 घंटे काम है, ये दोनों को 1 घंटे काम और इसका 1 घंटे काम बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। कॉन्सेप्ट फिर समझिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझने में किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, तो जब भी हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको 1 घंटे पे सॉल्व करके बनाते हैं। क्या करते हैं, 1 घंटे, 1 दिन, 1 आवर, 1 डे, 1 मिनट जो भी होता है हम लोग उस पर सॉल्व करके बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 टैप था, एक टैप आपका x घंटा x आवर में पूरा फिल कर रहा है, दूसरा टैप 10 घंटा कम ले रहा है, दूसरा टैप क्या ले रहा है, 10 आवर लेस ले रहा है। तो x घंटे में एक टैंक भरता है टैप 1, 1 घंटे का काम निकाल लेंगे। फिर x माइनस 10 आवर में एक टैंक पूरा भरता है, तो उसका 1 घंटे का काम निकाल लेंगे। अब जितना काम हुआ तो दोनों मिलकर के 75/8 आवर में एक टैंक को पूरा भर देते, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेंगे, इतना टैंक भरेंगे। तो इसको हम ध्यान से लिखते हैं, इसको फिर से लिखते हैं कि 1 घंटे में दोनों टैप, बोथ टैप 1 घंटे में 8/20 पार्ट भर करते हैं। तो दोनों टैप का 1 घंटे का काम हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 घंटे में टैप 1/x काम कर रहा है और दूसरा टैप क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, ये लिख सकते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसी को समझना है। कैसे लिखें फिर समझिए इसको, यहाँ तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 घंटे में वो 8/75 टैंक को फिल कर देता है। 1 घंटे में 1 घंटे में दोनों टैंक मिल करके 8/75 टैंक फिल कर दिया। तो 1 घंटे में दोनों कितना काम करेगा, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में इतना काम कर रहा है, 1 घंटे में ये कितना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 1 घंटे के ही ना बराबर होगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 आवर के ना बराबर होगा। क्वेश्चन में 1 आवर का दिया हुआ है, क्वेश्चन में 1 आवर का दिया हुआ कि 1 आवर में इतना काम कर रहा है और ये 1 आवर में इतना, ये 1 आवर में इतना। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों का ऐड हमारा 1 घंटे का काम होगा, तो इन दोनों का ऐड 1 घंटे का काम इसके बराबर हो गया। तो बस 1 घंटे का इसका काम, 1 घंटे का इसका काम, 1 घंटे होल का काम। अगर इसको आप शॉर्टकट तरीका समझना चाहते हैं, शॉर्टकट में एक लाइन आप समझिएगा कि 1 घंटा में पूरा काम कर रहा है तो 1 घंटा में इतना काम करेगा। फिर x माइनस 10 घंटा में पूरा काम कर रहा है तो 1 घंटा में इतना काम करेगा। दोनों का 1 घंटा काम इसके 1 घंटा काम के बराबर होगा। अब दोनों को हम ये कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसके बाद तो सॉल्व कर सकते हो ना आप, इसके बाद तो ऐड करके फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो आंसर। इसका हम आंसर आपको बताते हैं। इसका शायद आंसर आने वाला होगा कितना, शायद 15 और 25 आ जाएगा इसका आंसर। या इसको सॉल्व करें, चलिए इसको हम फैक्टराइज कर ही देते हैं। स्पेस है ना, स्पेस हाँ स्पेस है, इसको हम फैक्टराइज यहीं पे कर देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऊपर ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 10 प्लस x इंटू x माइनस 10 8/75। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 10 75 8 x स्क्वायर माइनस 10x आपका हो गया 150x 25 8x स्क्वायर माइनस 80x। कुछ कैंसिल आउट होगा, सबको उधर कर देते पहले। 8x स्क्वायर 80